तो करंट अफेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमेशा लाइमलाइट में रहती है, इस बार भी लाइमलाइट में, क्योंकि पिछले साल थी तो क्वेश्चन बना नहीं था, तो इस साल आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड सवाल बन सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो मैंने कहा कि अभी बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में बिकॉज ऑफ ईडी और भी अदर इश्यूज के कारण। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लाया गया था, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बार देख लेना कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम इसको लाने के लिए, ये सब लक्ष्मीकांत में मेंशन है। फिर सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट, इसको आपको उसमें दिया हुआ है पीटी 365 में, आप देखोगे ना, सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सवाल बन रहा है इससे। फिर पीसा एक्ट, ठीक है, जो आपका पंचायती राज एक्सटेंशन रिलेटेड होता है ट्राइबल एरियाज में, तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे सवाल बनता है क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल और आपका पीसा, ये तीनों एक्ट मिला के एक सवाल 100% आपको देंगे दोनों जगह, यूपीएससी में भी और आपका यहाँ पर भी। उसके बाद मीडिएशन एक्ट है, कितने टाइप के मीडिएशन होते हैं, ये एक्ट पास किया गया है। तो जैसे मैंने बोला था ना, गवर्नेंस के अंदर आया था, इस वजह से हमने इसको लिया है गवर्नेंस के अंदर। उसी के बाद मॉडर्न प्रिजन्स एक्ट, क्योंकि गवर्नेंस के टॉपिक है और इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किया है, क्योंकि जो टॉपिक्स ऑलरेडी आपका पॉलिटी के अंदर है तो मैंने स्किप किया है, मगर जो गवर्नेंस के टॉपिक है, फिर जैसे मैंने आपको बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट जो आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, रूलिंग दी थी, तो उस केस का नाम याद कर लेना कि केस क्या था, वो शायद मैं रिकॉल कर, अनूप कुमार बनवाल वर्सेस ऐसा कुछ केस था इंडिया गवर्नमेंट का, और इसके बाद ही ये एक्ट लाया गया। उसके बाद है नारी शक्ति वंदन एक्ट जो पास हुआ 106 वाला। अरे यार बंद करो ना यार, ये सर, ये अनीता को सर प्लीज लीव कर हेलो लीजिए, तन्वीर सर। इसको सर लीव हेलो कीजिए तन्वीर सर। सर। बोलिए कौन है? सर सबको आप म्यूट, सर सबको आप म्यूट कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद 10 मिनट का टाइम हम लोगों को दे दीजिएगा लास्ट में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि सर बार बार ये सबको अनीता करे या सॉरी ना करे सर, डिस्टर्बेंस ये अनीता को सबसे पहले कीजिए सर, ये अनीता ये कौन है तो? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं होगा, सबको करना पड़ेगा। ठीक है सर, सबको कर दीजिए ठीक है सर, सबको कर दीजिए, ठीक है। लेट्स ट्राई। सर ये बार बार डिस्टर्बेंस कर रही है। नीता आप क्या कर रहे हो? मैं रिमूव कर दूंगा अब आपको। अनीता शाह, अनीता शाह म्यूट कीजिए। नारी शक्ति वंदन एक्ट, मैंने रिमूव कर दिया अनीता शाह को। ठीक है सर। नारी ओके थैंक यू। शक्ति वंदन एक्ट जो है, इसके कब से लागू होगा, क्योंकि इसके प्रोविजंस ये है कि जब जो एक्ट पास होने के बाद जो पहला डिलिमिटेशन होगा, मतलब सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन होगा, तो अभी तो सेंसस ही नहीं हुआ, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद जब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का अरेंजमेंट होगा तब ये एक्ट लागू होगा। तो ये पूछ के थोड़े इन डेप्थ से देख लेना। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि श्री कृष्णा कमेटी के बाद पुट्टस्वामी जजमेंट के बाद ये लागू हुआ है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिमिनल रिफॉर्म्स एक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे एक सवाल बनने की पूरी उम्मीद है इस साल सिविल्स में भी और आपका आरसीए में भी। फिर टेली कम्युनिकेशन एक्ट है, क्योंकि टेली कम्युनिकेशन एक्ट क्यों थे, पहले टेलीग्राफ एक्ट था, तो गवर्नमेंट जो भी हमारे सस्पेंशन करती थी इंटरनेट का या XYZ, तो इसी के थ्रू होता था, तो आप ये उम्मीद रखें कि ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। फिर डिलिमिटेशन कमीशन जो आर्टिकल 182 के अंतर्गत होता है, ठीक है, तो इसके आर्टिकल भी इसी तरीके से देखना, मैं आर्टिकल का भी बता दूंगा आपको। ईडी हो गई, आरटीआई हो गई, फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट आपको भी देखना इंपॉर्टेंट है। फिर सिक्स शेड्यूल मैंने बताया क्योंकि लद्दाख लाइमलाइट में इस बार, तो आपको इसमें देखना कि सिक्स शेड्यूल के क्या क्या प्रोविजन होंगे। खासतौर पे गवर्निंग काउंसिल होती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है इसमें, तो आपको चीज इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम है वो आपको देखना है। उसके बाद एक मिनट रुकिए, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 75 ईयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कुछ टॉपिक बच गए क्योंकि 365 को कवर किया मैंने, अभी इसमें अपडेट वर्जन आया है तो मैं अपडेट वर्जन बता देता हूँ, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, ठीक है, अपडेट वर्जन में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे अपडेट में क्या देखना है इसमें, मेरे ख्याल से स्क्रीन देख पा रही होगी आप लोगों को। क्या सर दिख रहा है? ठीक है, तो स्क्रीन में आप देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट, बस उसको ध्यान रखिए, ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पहला जो कंटेंट होगा।
ईवीएम और वीवीपैट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके बाद होम वोटिंग, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन और क्यूरेटिव पिटिशन। बस ये इतना ही आपको देखना है इसमें, अपडेटेड पार्ट 2 में, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद आपका अपडेट पार्ट 1 जो है, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो ये बन जाएगा कि ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, आर्टिकल पूछेगा या तो गोवा से रिलेटेड आएगा और या तो उत्तराखंड से रिलेटेड, बस इसी से पूछेगा, तो वो याद होगा आपको। मैंने 6 शेड्यूल ऑलरेडी कवर कर दिया है, लोकल गवर्नमेंट की जो मैंने फंक्शनिंग बोली, ये देखिए जुडिशरी ऑलरेडी कवर कर दिया आपसे। बाकी रिमिशन से एक बार गवर्नर का रोल जो उसमें इंक्लूड हो चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने कवर ना किया हो, तो उम्मीद है कि ये आप हो गया होगा। फिर अब मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फिर इसके बाद हम सवाल करेंगे जो बच्चों के कुछ डाउट थे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल सर बता दीजिए, तो मैंने कोशिश की है कि कवर अप कर दें उनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, अब इसमें 1 मिनट रुकिए। आर्टिकल्स तो आप लक्ष्मीकांत होपफुली सबके पास होगी, और आर्टिकल्स में बता रहा हूं, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 11 और आर्टिकल 5। फिर आपको फंडामेंटल राइट्स के पूरे आर्टिकल देखना है, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह फंडामेंटल राइट्स ये आपको श्योर शॉर्ट देके जाएगा। खास तौर पे मैंने जो बोला ना, आर्टिकल 20 इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21, 19, 16, 15, 14 ये तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं आर्टिकल। बाकी आप कुछ एक्ट हैं 31, 32, 31B, 31C, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के आर्टिकल आपको देखना पड़ेंगे, मैचअप में आ जाता है, इसलिए मैं आपको जहां गुंजाइश होगी तो वहां बता दूंगा कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, जहां गुंजाइश नहीं है क्योंकि मैचअप करवा ले, वो कुछ भी पूछ ले, तो फिर आप उधर बोलेंगे कि सर इजी क्वेश्चन था, जैसे फंडामेंटल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, क्वालिफिकेशन, देखिए इस बार ऑथ से आया था, अगर आपको पता था। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप देखेंगे इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इलेक्शन का प्रोसीजर पूछा गया है, पिछले बार भी पूछा था, तो इस वजह से इलेक्शन इंपॉर्टेंट। इसका आर्टिकल, उसके आर्टिकल के अंदर देख लेंगे आप। ये आर्टिकल 72 इस बार इंपॉर्टेंट है वापस। फिर इसके बाद 74 है काउंसिल टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, 76 अटॉर्नी जनरल, फिर आपका इधर देखेंगे 80, 81, 82, ये मैंने बोला ना डिलिमिटेशन से रिलेटेड है। आपका एड्रेस बाय, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, राइट्स है, चेयरमैन 90 आपका। उसके बाद 96, फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप 102, 105। इसके बाद इधर से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 108, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस इन सर्टेन केसेस, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। फिर 110, 111, 112, ये सब इंपॉर्टेंट बहुत आर्टिकल है, ध्यान रखना। इकोनॉमी के टर्म में भी पूछ सकते हैं ये, 113, 114। आपके बाद 117, इसमें 17 मिसिंग दिख रहा है मुझे, 117 भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखें थोड़ा। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल आने चालू हो जाएंगे। ये 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, 213 गवर्नर की होती है और 123 इसका प्रेसिडेंट का होता है। सुप्रीम कोर्ट आ गए हम, ठीक है। तो आर्टिकल 124, उसके बाद 126, 127, आपका हो गया 131, फिर 131 से लेके 142 तक पूरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक सवाल आएगा ही इंशाल्लाह, उम्मीद है। 142 तक, 142 जैसे पिछली बार दिया था शायद, मुझे याद आ रहा है। तो क्योंकि 75 ईयर हो गया बताया कि, तो ये इसमें स्किप मत करना, ये बहुत ही शॉर्ट आर्टिकल्स है जिसमें क्वेश्चंस बन जाएंगे, वो ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं बनता है। उसके बाद जैसे मैंने सीएजी बताया था 148, 149, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
फिर उसके बाद 151 देख लेना एक बार कि ऑडिट रिपोर्ट्स किस फॉर्म में, गवर्नर का बता दिया ऑलरेडी मैंने, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, टर्म अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, टर्म ऑफ रेफरेंस वो दे सकते हैं आप इसकी। और उसके बाद एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर्स में आप काउंसिल देख लेना बस एक बार, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो एबोल्यूशन ऑफ 99, क्योंकि मनी बिल उसमें प्रोविजंस में। एक थोड़ा आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि अगर आपको याद ना आए ना, जैसे सपोज करो हमारा कोई एक आर्टिकल था 123 और इसमें हम 1 मिनट में देख लेता हूँ कि एसेंट एक मिनट में कुछ बताने वाला था, अभी बताऊंगा आज आपको। उसके बाद एसेंट टू बिल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये है क्योंकि स्टेट का ज्यादा पूछा नहीं आता कि हम यूपीएससी दे रहे हैं। हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट मतलब 214, 215, 216। उसके बाद 226 इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी रेट्स है ना इसका रेट्स का जो दायरा है वो हाई कोर्ट का ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा लिमिटेड है। उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट का तो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ना है बस, मैंने आपको जैसे बोला हैगा। उसके बाद यूनियन टेरिटरी आप 239A और 239AA देख लेना, क्योंकि 239AA में भी थोड़ा चेंजेस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो जो नारी वो शक्ति वंदन बिल है। फिर पंचायत के पूरे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप, क्योंकि देखिए ये चीजें आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टेट में भी, पीसीएस में भी काम आएगा, यूपीएससी में भी काम आएगा, तो ये सब छोड़िए मत, रट लीजिए थोड़ा निमोनिक्स बना के, जैसे भी आपको याद हो सके वैसे कोशिश करिए, याद करिए। इसका कोई वो नहीं है कि सर अब कैसे करें क्या करें, जहां गुंजाइश है मैंने खुद ही बता दिया। जैसे फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट होता है तो ध्यान रखिए, फाइनेंस कमीशन इधर से ही पूछ सकते हैं कि ये आर्टिकल ग्राम सभा कैसे, कौन सा आर्टिकल ग्राम सभा का हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये देखिए इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है। उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लें। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अच्छा जितना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक देख लेना। ये एरिया शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, इसके दोनों आर्टिकल 244 244 है। उसके बाद रिलेशंस में देख लेना 245 240, जो मैंने बोला लेजिस्लेटिव रिलेशंस आपको देखना पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई इशू नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में छोड़ सकते हैं। फिर फाइनेंस में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी की वजह 266 267 कंटीजेंसी फंड है, 266 कंसोलिडेटेड फंड है। उसके बाद आपका जो ग्रांट से रिलेटेड हैगा आर्टिकल, ग्रांट्स फ्रॉम सेंटर 275 हो गया आपका, 279 जीएसटी काउंसिल जो बनी इसी के अंदर। फ्री ट्रेड 301, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो मैंने आपको एक चीज और बोली थी। इमरान सर, हाँ बोलिए सर एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर, प्लीज सर मेरे पास सर इसकी सर पीडीएफ या फिर बुक नहीं है सर लक्ष्मीकांत की, सर आप प्लीज प्रोवाइड करवा देंगे ये पीडीएफ? जी जी करवा देंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये शेड्यूल देख लेना, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, जितने भी शेड्यूल है ना बस में ये रखिए कि क्या क्या है शेड्यूल में। जैसे फर्स्ट शेड्यूल नेम या स्टेट टेरिटरीज, सेकंड शेड्यूल है प्रेसिडेंट उसके एमोलिमेंट से रिलेटेड, अलाउंसेस से रिलेटेड। थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ से रिलेटेड। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट से। फिफ्थ शेड्यूल जो एरियाज है मैंने बताया 244 देखिए। सिक्स शेड्यूल ये 4 स्टेट आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। सेवन शेड्यूल लिस्ट 3 और 13 की लिस्ट है। 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। उसके बाद 9 शेड्यूल है जिसमें एक्स और बिल्स हैं ये। 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 11th पंचायती राज से 12th म्यूनसिपालिटी से लेके। अब उसके बाद जो मैंने बताया था ना कि क्या क्या स्पेशल फ्यूचर्स बोरो किए गए, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, इस चीज में लिए कनाडा। तो ये पेज आप इंपॉर्टेंट रखें, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लांस, ये वाला। फिर अब अमेंडमेंट्स में थे, कैसे पढ़ना, देखिए पूरे अमेंडमेंट तो डिस्कशन करना मुश्किल हो जाएगा हमारे को। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के अमेंड, सिंपल मेजोरिटी के,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये लास्ट में मिलेगा ये सब आपको। जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके देखिए कैसे पढ़ना है आपको। ये देखिए फर्स्ट अमेंडमेंट में कितना सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप यहां से समझ जाएं कि इंपॉर्टेंट हैगा आपका। फर्स्ट हो गया, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट है ना, आप बस तरीके से पढ़ेंगे ना, आपको खुद ही समझ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कुछ चीज बड़ी, जैसे 24th में आप देखोगे, 24th में देखिए पार्लियामेंट से लेकर लेट पावर बता दी उन्होंने, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट पर्से काउंसिल का जो आर्टिकल से रिलेटेड है, 38 है। तो ये एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना ये, क्योंकि पूरा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं। 42nd तो बिल्कुल देखना ही देखना है कि क्या क्या पूछा। 42nd और 44 दोनों एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे थे आर्टिकल। ये देखिए 42nd हो गया, इधर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके बाद 44 में भी देखिए, ये पूरे के पूरे आपको देखना होंगे। तो इसी तरीके से आपके आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा अगर हम बात करें, बाकी आप गो थ्रू तो करेंगे ही। मैं 52nd वाला दिखा देता हूँ। 52nd ये देखिए डिस्क्वालिफिकेशन वाला, एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बाद आप आरटी कब आई, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, फिर अमेंडमेंट कब हुआ एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। 70 वोटिंग की जो एज डिक्रीज करी गई, ये वाला 61st, जब वोटिंग की एज 21 ईयर से 18 साल करी गई। 61st, 73rd 74 तो आपको पता ही हैगा। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, लास्ट पेजेस में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने सब आपको इधर से बता दिया, आर्टिकल बता दिया है। इलेक्शन लॉज, ये देखिए 1950 हैगा, इसको एक बार देख लीजिए आप, और 1951 है, इसको एक बार आप ध्यान से देखिए, ये दो लॉ पूछे जाएंगे। उसके बाद बस ये हो इधर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गया। मेजर कमिटीज देख लीजिए एक बार, जो कमिटीज पूछ रहे थे एक कि सर क्या क्या कमेटी, बस यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, इंपॉर्टेंट कमेटी याद रखना, बस इतना ही है। बस इस बार माइनर इस थोड़ा बहुत माइनर कमिटीज देख लेना, बाकी डेप्थ में नहीं जाना है। जैसे फाइनेंस कमेटी हो गई, इंपॉर्टेंट है। आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी कौन चेयरमैन थे, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बस मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि वो डेप्थ में जाएंगे, बाकी पढ़ने को तो सब कुछ है। अब थोड़ा हम पेपर का देख लेते हैं, बाकी जो डाउट हैं जस्ट क्लास हमारे 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, आप डाउट बिल्कुल पूछें। सर प्लीज वो प्रोवाइड करवा दीजिएगा सर, एग्जाम्पल देखिए। जी जी बिल्कुल। सर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आता है क्या? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल 5th और 6th शेड्यूल से बिल्कुल ही आएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए, ये दोनों बिल्कुल अच्छे से करना है आपको, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 73 दे बोल रहा है। अब ये देखो पॉलिटी के, ये समझ लीजिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल, ये लक्ष्मीकांत तो समझ लीजिए उन्होंने बिल्कुल एक इससे अच्छी बुक इसलिए मार्केट में नहीं मानी जाती, जिस हिसाब से उन्होंने बिल्कुल इजी करके रखा है। इसीलिए जैसे बोल रहा हूँ ना, अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेसिव प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन कैपिटल शॉर्टफॉल, अगर आप सिर्फ इसका मीनिंग एग्जाम हॉल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर निकल के जाएगा। देखिए थर्ड, सेकंड और फोर्थ, तो वो क्या बोल रहा है, एक्सेसिव प्लूरलिज्म होगा, ह्यूमन कैपिटल शॉर्टफॉल होगा, तो क्या हो जाएगा अगर हम देखें, enable the Indian state to operate effectively and efficiently, ह्यूमन कैपिटल शॉर्टफॉल हो जाएगा। सर इमरान सर, जी बोलिए सर हाँ। आप जो क्वेश्चन है इसको हिंदी में भी दिखा दिया करें, मतलब थोड़ा सा कम जूम करके। अच्छा ठीक है ठीक है, अब दिख रहा है? जी सर। चलिए, तो अब जैसे ह्यूमन कैपिटल शॉर्टफॉल हो जाएगा और एक्सेसिव प्लूरलिज्म, मतलब ये कोई ऐसी चीज बोल रहा है कि हम प्रोसीजर, अगर कोई प्रोसीजर फॉलो करें और ह्यूमन कैपिटल शॉर्टफॉल हो तो क्या होगा, इंडियन स्टेट पे इफेक्ट पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन ना, जब आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, मतलब आप लक्ष्मीकांत को गो थ्रू कर लिए होंगे, आपने मॉक लगा लिए होंगे,
तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में तब ऐसे करने हैं आपको। ह्यूमन कैपिटल शॉर्टफॉल होगा क्या, इनेबल द इंडियन स्टेट टू ऑपरेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कहीं कहीं उल्टा लग रहा है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कैसे वो एक्ट करेगा अगर ह्यूमन कैपिटल शॉर्टफॉल होगा। तो हम ये मान के चलते हैं अभी ये रॉन्ग हो सकता है, अभी हम कुछ स्टेट में नहीं पहुंचे। इंपेयर द सर इंडियन स्टेट। सर ह्यूमन कैपिटल शॉर्टफॉल का मीन क्या होता है सर? ह्यूमन कैपिटल शॉर्टफॉल आप ये कह सकते हैं जैसे ह्यूमन रिसोर्स जो होता है ना उसमें कमी हो जाना, मतलब ये तो suppose फिर हम करिए- कह सकते हैं सर लिबर्टी में मतलब कमी आ जाना या फ्रीडम हाँ। वगैरह। नहीं उस टाइप से नहीं बोलेंगे कि जैसे अगर कोई व्यक्ति हैगा और ये कुछ है। सर ये क्वेश्चन इकोनॉमी से कनेक्ट है क्या कुछ? ये इकोनॉमी से भी कनेक्ट मिलेगा और मगर ये मोटा मोटा मैंने इसको पॉलिटी में कनेक्ट करने की कोशिश करी है क्योंकि दोनों सेक्शन तो मैं नहीं पढ़ाए, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी के पॉलिटी के जैसे कॉम्बिनेशन बनता है ना, जैसे आप ज्योग्राफी देखोगे, एग्रीकल्चर देखोगे, फॉरेस्ट्री देखोगे, ये तीनों कंबाइन हो जाता है। तो ऐसे वाटर टाइप सेपरेशन नहीं है। अब देखिए हेल्प्स टू प्रमोट इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस। इकोनॉमी और सोशल प्रोग्रेस तो हो नहीं सकता, ऐसे को तो आप ऑप्शंस के बिना कर ही नहीं पाओगे। तो आपने फोर्थ एलिमिनेट कर दिया। अब मैंने देखा फर्स्ट दोनों जगह है और सेकंड देख लो, सेकंड और थर्ड। अब मैंने रिजल्ट इन द राइज ऑफ टोटालिटेरियनिज्म, ये हो सकता है, थर्ड हो सकता है क्योंकि टोटालिटेरियनिज्म की एक टेंडेंसी होती है। एनेबल द इंडियन स्टेट टू ऑपरेट इफेक्टिवली, देखिए नहीं अगर टोटालिटेरियनिज्म होगा तो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एक्ट नहीं हो पाएगा, तो पहला कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तीसरे से। तो पहला और तीसरा तो बिल्कुल साथ में नहीं आ सकते अगर आप देखोगे। तो मैंने बोला ना इसलिए स्टेटमेंट के साथ जाना पड़ेगा मुझे, तो पहला और तीसरा साथ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर टोटालिटेरियनिज्म हो जाएगा तो क्या इफेक्टिवली और एफिशिएंटली स्टेट काम करेगा? बिल्कुल नहीं काम करेगा। क्यों? आप स्टेट को केवल लेजिस्लेचर के टर्म में मत देखिए, आप लेजिस्लेचर मत सोचिए, आप ये सोचिए जुडिशरी भी तो है, पार्लियामेंट भी है, जुडिशरी भी है। तो केवल एग्जीक्यूटिव के टर्म में आप अगर सोचना है वो भी गलत है, लेजिस्लेचर के टर्म में सोचना तो भी हमें तीनों ऑर्गन के बारे में सोचना है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जिस तरीके से हमने ओथ वाले क्वेश्चन में करा था। थोड़ा हेवी है तो जितना हो सके कोशिश करिए, या तो आप फर्स्ट सेकंड की जा सकते हैं या सिर्फ सेकंड की जा सकते हैं। अब इधर दो ऑप्शन है, जैसे इसका आंसर जो है मुश्किल है, वन ऑफ द टफ कैटेगरी में, इसलिए मैंने बोला था 15 से 20 जो सवाल आएंगे 10 से 15 इजी होंगे, ठीक है। तो ये उस कैटेगरी का है, 15 से 20 वाले कैटेगरी का आएगा आपका सवाल। तो इसका आंसर बी हैगा, इम्पेयर द इंडियन स्टेट कैपेसिटी टू कैरी आउट इवन इट्स मोस्ट क्रूशियल ड्यूटीज ऑफ सॉवरेन एंटिटी। अब मैं थोड़ा एक आपको एक रिस्क लेने का फैक्टर बता रहा हूं एग्जाम हॉल में कैसे, जो स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा हो, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हो आपको पढ़ने के बाद, पॉजिटिव वाइब इन सेंस कि वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है स्टेटमेंट खुद ही अपने आप को, जैसे ये क्या बोला है, impairs the Indian state capacity to carry out even its most crucial duties as sovereign entity। तो देखिए पॉलिटिकल से रिलेटेड है, अगर हम इसे पॉलिटी से रिलेटेड देखें, क्योंकि इकोनॉमी का कोई टर्म दिखा आपको नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से हम पैसेजेस करते हैं जब सी सेट के, तो हम कहते हैं कि बियॉन्ड कैपेसिटी जो हमने पढ़ा होता है। तो ये क्वेश्चन जिसको नहीं बनेगा तो छोड़ दीजिए, मैंने उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए कहा है जो ऑलरेडी यूपीएससी के 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, जिनके अंदर एक अच्छा नॉलेज है, वो इस क्वेश्चन को हाथ लगाएं, वरना आप फ्रेशर हैं बिल्कुल छोड़ सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। सर मेरा क्वेश्चन है सर इसमें, जी क्या सर हम इसको मतलब आर्टिकल 14 से कनेक्ट कर सकते हैं जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, तो उसमें मतलब अगर एक्सेसिव हो जाए वो, मतलब अगर हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किए तो अगर ये ज्यादा हो गया तो हमारा इंडिविजुअल जो कैपेसिटी है वो शायद मतलब वो हो सकती है थोड़ी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया, जैसे ऐसे ही सोचना होता है एग्जामिनेशन हॉल में। जैसे इन्होंने एक्सेसिव प्रोसीजरलिज्म से ये समझा कि आर्टिकल 14 से कनेक्ट हुआ, तो ये जो कनेक्टिंग की ताकत है ना, बस ऐसे ही सोचना है पॉलिटी में। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं, जिसने भी अभी जवाब दिया मैं अप्रिशिएट करूंगा उनकी थिंकिंग को, अगर आप ऐसा सोचना चालू कर चुके हैं ना तो आप पॉलिटी में बहुत सही चल रहा है। क्योंकि पॉलिटी ना रटनी नहीं होती, लोग ये सोच रहे हैं कि पॉलिटी रॉट लर्निंग है, रॉट लर्निंग नहीं है, आपको सोचना है एग्जामिनेशन हॉल में। जैसे कि गवर्नर को क्यों पावर दी गई है, प्रेसिडेंट को पावर क्यों दी गई है, जुडिशरी का एक्ट क्या है, इसी तरीके से काम करना है हमें। यही है इसी थॉट प्रोसेस, इसी को कहते हैं दानिश, है ना। बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन। ओरिजिनल पोजीशनिंग रोल थ्योरी। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन मैंने बोला ना पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, जो रोल थ्योरी ऑफ जस्टिस है ना, तो इसमें देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इसमें मालूम है क्या था,
कि जिसने भी रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ी होगी, ठीक है, अब इसमें दो हैं। अब एक तो पॉलिटिकल साइंस का पढ़ी, अगर आपने इसमें आपने 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, 11th और 12th की, वो बच्चा ये क्वेश्चन कर लेगा। अगर सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई सवाल नहीं बनेगा। तो बहुत सारों ने जब एग्जाम हॉल छूटा तो पिछले साल बोला कि ये केवल और केवल पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट कर पाएंगे, मगर नहीं, अगर जिसने 11th 12th एनसीईआरटी पढ़ी हो, खासतौर पे 11th की, वो ये क्वेश्चन कर लेता। इसमें क्या था, नॉट करेक्ट पूछा था, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, लोग करेक्ट के पीछे भाग गए। उसके बाद क्या है, अगर थोड़ा भी बहुत समझ में आएगा, ओरिजिनल पोजीशन ये कहती है कि हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जहां पर पूरा इंश्योर सके जस्टिस। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि आपको किसी के बारे में कुछ नहीं पता है और आपको कुछ आइलैंड पे ले जाके इस तरीके से रखा जाएगा। तो इस तरीके से रिलेटेड, जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल है, हमने इमरान सर आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, तो रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस ये कहती है हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसमें किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। तो इसका आंसर जो है ना, अगर आप लॉजिक से करें, देखिए अब मेरा दिमाग कहां है, यहां भी सेकंड है, यहां भी सेकंड है और यहां भी सेकंड है। मैं सेकंड को देखता हूं, रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल इन द ओरिजिनल पोजीशन नो जनरल फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन नेचर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। यस, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो उसमें थ्योरी कहती है कि जो ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन मतलब बिल्कुल एक लेमेंट, एक बच्चा समझ लीजिए, एक हमारा फ्रेश, हमारा बायसनेस नहीं है किसी के प्रति, तो वो जनरल फैक्ट जानते हैं ह्यूमन नेचर की कि ह्यूमन जो है अपने बारे में सोचता है इस तरीके से। तो सेकंड बिल्कुल ऑप्शन सही है, इसलिए इन्होंने सेकंड यहां से एलिमिनेट करवा दिया और ये आंसर का थर्ड निकल के आ गया। तो ये दूसरा टफ टॉपिक हो गया, मैंने बोला ना, दूसरा टफ क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। अब देखिए ये तो प्योर पॉलिटिकल साइंस का ही सवाल है, इसमें स्कॉलर पूछे उन्होंने आपसे, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप मैचअप में भी जाओगे, एक बार देख सकते हो मैच, देखिए उन्होंने सिर्फ फैक्ट पूछा, जहां ऑप्शन से होगा मैंने बता देता आपको, मगर इसमें नहीं होगा। आप देखिए, दिमाग लगाइए एग्जाम हॉल में बैठ के कि अगर मेरे को फर्स्ट भी कहीं से भी कोई भी मैच ही नहीं हो पा रहा है, जब फर्स्ट को देख रहा हूं तो वो भी मैच नहीं हो पा रहा है, अब ऐसे सवाल का आप क्या करेंगे, क्योंकि आप 25% वाले एक्यूरेसी के साथ, तो मैं तो आपको पहले ही बोल दिया था कि जहां गुंजाइश है वहीं करिए, नहीं तो मैं आपको खुद ही मना कर दूंगा। इसका आंसर तो वैसे ए है, मगर छोड़ देना है, पॉलिटिकल साइंस वाला स्टूडेंट कर लेगा, तो उसमें तो एक निकाल लेगा, केवल रेडिकल फेमिनिज्म ही निकाल लेगा तो बन जाएगा उससे। अब ये देखिए, मिनिमलिस्ट एंड मैक्सिमलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी पूछा था इन्होंने, करेक्ट ऑप्शन पूछा है मिनिमलिस्ट ऑफ। अब देखो मिनिमम और मैक्सिमम, बस दिमाग लगिए, डेमोक्रेसी में मिनिमम मैक्सिमम पूछा, एग्जाम हॉल में ये सोचना है बस, और कुछ नहीं सोचना है। सबसे हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सबसे बड़ा स्टेटमेंट देखेंगे, सेकंड थर्ड और फिफ्थ, तो सेकंड इधर भी है, सेकंड इधर भी, सेकंड इधर भी है, सेकंड पढ़ लेते हैं बस, ध्यान रखिए सेकंड पढ़ते हैं हम। मैक्सिमलिस्ट डेफिनेशन डेमोक्रेसी एम्फेसाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर प्रोसेस while minimalist definition prioritize political consequences। कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी, थर्ड देख लेते हैं। मैक्सिमलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सेंटर अराउंड इलेक्टोरल प्रोसेस while मिनिमलिस्ट अंडरस्टैंडिंग फोकस सोली ऑन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मिनिमलिस्ट डेफिनेशन डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट एंड पॉलिटिकल सिस्टम एंड फ्रेमवर्क while maximum definition provides a variety of political parties running election। कुछ नहीं, पहला देखते हैं। Minimalist concept of democracy prioritize the existence of transparent and unbiased election, while maximalist concept focus on political rights, civil rights। तो आप देखिए ये जो डेफिनेशन है ये ना, ध्यान रखें, डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, लिबर्टी, लिबर्टी और राइट्स, सॉरी एंड राइट्स आएगा। डेमोक्रेसी में लिबर्टी और राइट्स की सबसे ज्यादा बात हुई है, तो कहीं भी जब राइट और लिबर्टी से रिलेटेड आए तो आपको उसी के साथ जाना है, ये डेफिनेशन हैगी, इसलिए मैंने बोला कि इसका आंसर भी ए है, ठीक है। तो टफ क्वेश्चन है, देखिए कुछ नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन में, कोई ट्रिक्स नहीं है, क्योंकि आपको डेफिनेशन पता नहीं है डेमोक्रेसी। अब देखिए 77, ये क्वेश्चन तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, इसका तो पता ही है, जैसे मैंने बोला ना कि आप देख लीजिए ऑप्शन से ही निकल जाएगा।
20 सब्सिडी सेल्फ विटनेस अगेंस्ट वन सेल्फ, इसका आंसर थर्ड रहेगा। इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाने। ये 78 है। आर्टिकल 142 देखिए पूछा आएगा, मैंने बोला ना आर्टिकल 142 ना कंप्लीट जस्टिस की बात करता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है वो कंप्लीट जस्टिस कर सकती है इस आर्टिकल को यूज करके। तो केएम नानावटी, सपोज करिए आपको नहीं पता, यूनियन कार्बाइड मतलब गैस ट्रेजेडी हुई थी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी, उससे रिलेटेड है। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक केस हुआ था, उससे रिलेटेड है। तो जब ऑल ऑफ द अबव दिखे आपको, ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन दिखे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा तो ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं होगा? तो लॉजिक है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता भाई। अगर तीनों होगा तो ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं होगा? सर ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। यस सर। हाँ बोलिए। ये वाला हट गया। अब सेकंड और थर्ड है, तो सेकंड थर्ड देखिए, फर्स्ट है नानावटी, तो इसका आंसर जब ऑल ऑफ द अबव या आपको डाउटफुल हो, एक एलिमिनेट हो गया और आप 3 ऑप्शंस बचेंगे, तो उसमें थोड़ा है ना, ये सब थर्ड राउंड में क्वेश्चन किया जाता है। जैसे ऑल ऑफ द अबव है या नन ऑफ द अबव, तो उसके ऊपर थोड़ा सोचिए। अगर आपको नहीं पता है ना तो सिक्योर एनी केस मैटर, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना, थोड़ा बहुत निकल के आएगा। ये गेस था, ब्लाइंडली गेस लेना पड़ता। अगर मैं एग्जाम हॉल में होता ऑल ऑफ द अबव के साथ जाता। अगर आप एक एलिमिनेट कर लिए तो आपके साथ जाना पड़ेगा। टफ कैटेगरी क्वेश्चन, इसलिए मैंने कल बोला था ना कि टफ कैटेगरी में लूंगा। अब ये इसमें भी वीकेस्ट पार्टीशन पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, हिंदी में देखेंगे तो समझ में जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति सबसे कमजोर पक्षपातपूर्ण कार्यपालिका शक्ति को जन्म दे देगी? जो पक्षपात होगा, जैसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव जो होता है ना पक्षपात करे, तो सब ऐसा क्या सिस्टम डाला जाए जिससे वो कम बायस हो। देखिए इंडिपेंडेंट मीडिया से तो कोई ज्यादा पावर मिलेगी नहीं एग्जीक्यूटिव को, कोई मतलब नहीं है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉलिटिकल मेंबर ऑफ पार्टीज, ये तो ज्यादा पावर हो जाएगी ना एग्जीक्यूटिव को। कि अगर सपोज करिए आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके जितने ज्यादा पॉलिटिशियन मेंबर पार्टी को, तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। लेजिस्लेटर सिलेक्टेड थ्रू पार्टी लिस्ट, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सुनते हैं ना, वो यही वाली बात होती है पार्टी लिस्ट वाली। तो इसमें भी फिर हम रिवर्स इंजीनियरिंग लगाएंगे, मैंने बोला आपको। फिर लेजिस्लेचर, देखिए पहला स्टेटमेंट देख ला हम। सेकंड, हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉलिटिशियन हु आर मेंबर्स ऑफ पार्टीज, नहीं अभी देखा। थर्ड, चलो पार्टी लिस्ट, पार्टी लिस्ट से सिलेक्ट होंगे तो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पर्सन के ऊपर वहां। तो हमने कहा कि फोर्थ देखते हैं, डायरेक्ट इंडिविजुअल इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटर। अगर डायरेक्ट इलेक्शन होगा एमएलए का, एमपी का, जो हमारे देश में होता है, तो उसमें क्या होता है, आज जो चुनाव हमारा लोकलाइज हो गया, जो आप भी सुन रहे होंगे, क्यों? क्योंकि एमएलए को, एमपी को डायरेक्ट इलेक्शन में जाना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा ना, वीक पार्टीशन पॉलिटिक्स को वीक कर देगा एग्जीक्यूटिव को। जो हमारे देश का जो ढांचा है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण ये सवाल बना है। अब देखिए इसी में मैंने बोला ना, अगर एक देखोगे इंडिपेंडेंट मीडिया हो सकता है, मगर अगर इसको और इसको मिलाओगे, हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉलिटिशियन हु आर मेंबर्स ऑफ पार्टी, दोनों मैचअप नहीं हो रहा है। इसीलिए ना इसका आंसर फोर्थ है। आपको बहुत ज्यादा ही सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, हाई लेवल पे ये भी। अब ये वाला तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी नहीं है कोर प्रिंसिपल में, ऑलरेडी कल डिस्कस हुआ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। उसके बाद इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के ये था कोल्ड वॉर के दौरान। तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो थी इंडिया की, दोनों स्टेट से, दोनों यूएस ब्लॉक से बेस्ट लेने का था। तो इसका आंसर फोर्थ है। इसके बाद 82 देखिए, 82 में लग जाएगा लॉजिक के ऑप्शन होंगे, देख लीजिए आप। यूएस ने रोम स्टैट्यूट 1998 क्यों साइन नहीं किया, रेटिफाई सॉरी। तो आप देखिए इनसफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूएस बेस्ड जजेस। ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि यूएस के जजेस नहीं होंगे तो यूएस नहीं करेगा? ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। हाइटेंड पोटेंशियल फॉर पर्सनल यूएस मिलिट्री पर्सनल, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये चांसेस बन रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो वॉर क्राइम एक आरोप लगाया जाता है यूएस लोग जजेस पे, यूएस पर्सनल पे लगाया जाता है, मिलिट्री पर्सनल पे। तो हमने देखा कि पहला देखा यूएस के इनसफिशिएंट। तो मैंने अगर इसको पहला में एग्जाम हॉल में सोच रहा हूं, अगर मैंने पहला एलिमिनेट किया तो मेरे ये बचा और ये बचा, मतलब थर्ड आंसर तो होगा ही होगा। डाउट अबाउट एसीसी एबिलिटी टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन। यूएस हमेशा आरोप लगाता रहा है कि जो आईसीसी है ना वो बायस हो सकती है, कि उसमें रिप्रेजेंटेशन पूरा यूरोप और पूरा नॉर्थ अमेरिका का नहीं, उसमें अफ्रीका के जजेस हो सकते हैं, एशिया के भी जजेस हो सकते हैं। इस वजह से उसका एक आरोप रहा है।
और फोर्थ देख ले नॉन रेटिफिकेशन बाय इजराइल, और हम सेकंड देख ले हाइट एंड पोटेंशियल परसिक्यूशन यूएस मिलिट्री। तो जब इराक, ये क्वेश्चन बना क्यों था मैं बता दूं आपको, क्योंकि अफगानिस्तान को लिफ्ट किया था यूएस ने, उसके बाद सर आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका आंसर जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप पहले को एलिमिनेट करोगे तो थर्ड आपका सही निकल के आएगा, क्योंकि थर्ड देखिए, थर्ड इसमें भी है, थर्ड इसमें भी है, थर्ड इसमें भी है। ठीक है, तो मतलब थर्ड के चांसेस ज्यादा हैं सही होने के। तो मैंने बोला ना थर्ड को देखिए, डाउट अबाउट आईसीसी एबिलिटी टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन, आईसीसी की एबिलिटी पे वो डाउट कर रहा है। अब पहला देखिए, अगर मैं थर्ड और पहले के साथ जाता हूं, इन सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन फॉर यूएस बेस्ड जजेस। अब यूएस का सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन किसी बॉडी में हो ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो मैं पहला स्टेटमेंट अगर एलिमिनेट करूंगा तो सेकंड, थर्ड या सेकंड या फोर्थ, अब मैं जाऊंगा दोनों स्टेटमेंट को चेक करने। 50-50 है, आप कहीं भी जा सकते हैं, मगर आप थोड़ा पढ़ेंगे, एग्जाम हॉल में टिपिकल है, एग्री कर रहा हूं। तो इसका आंसर वैसे बी है। तो 50-50 तक कोशिश करिए, अब जाइए। अब जितना रहा, अब मैं आपको थोड़े टॉपिक्स बता देता हूं आईआर के। ठीक है, अब आईआर में क्या क्या देखना है इस बार आपको, एक मिनट रुक जाइए। आईआर में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आईआर के, ये आप ध्यान रखिए। पहला आएगा मिलिट्री एक्सरसाइजेस। जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होंगी ना इंपॉर्टेंट, वो आपको पूछी जाएंगी, क्योंकि आप 2019 या 18 में देखेंगे, शायद मिलेगा आपको, या 20, 21, 22 के पेपरों में। उसके बाद जो रीजन रहे, जैसे यूक्रेन, वेस्ट एशिया। हेलो सर। सर मिलिट्री एक्सरसाइज तो सर इंडिया की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के साथ है, तो फिर मतलब इंपॉर्टेंट जैसे जैसे इंपॉर्टेंट यूएस के साथ हुए। ठीक है, फिर कभी छोटे जो हमारे देश जो लगे हुए हैं, जैसे अरब वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड के जितने भी जो पहली बार, क्योंकि हमारा क्लोजनेस बढ़ रहा है, फिर हमारे बाउंड्री से रिलेटेड से हमारे जो नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश। तो मैक्सिमम कोशिश करिए ना कि बेटा आप इसको कर लें। इसकी वजह मैं बता रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे सवाल आप करोगे ना, जैसे कुछ लोग स्टेट पीसीएस देंगे या और भी एग्जाम दोगे ना, तो इसमें पूछा जाता है, तो इससे बेनिफिट ही होगा, आपको लॉस नहीं होगा। तो मेजर कंट्रीज के साथ, मेजर कंट्रीज क्या है, रशिया है, यूएसए है, आपका चाइना है, फ्रांस हैगा, जैसे इजिप्ट, इजराइल, इनसे जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज की मिलिट्री एक्सरसाइज देख सकते हैं। उसके बाद यूक्रेन, जो अभी भी रशिया यूक्रेन है, ठीक है, रशिया। वेस्ट एशिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार आपका, वेस्ट एशिया उम्मीद है पूछा जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं अफ्रीका का रीजन देख ले, जहां कू हुआ आएगा, ठीक है, मिलिट्री टेक ओवर हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप देख लें बस। सर जो एक्सरसाइज वगैरह जो सर इंडिया में हो रही है सर, उनको भी जो आसाम वगैरह में जो हो रही है, अरुणाचल प्रदेश, उन पे ही फोकस नहीं, लोकल लेवल पे तो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। ठीक है, लोकल लेवल पे नहीं। हाँ, अगर किसी कंट्री के साथ हो रही है तो उसको आपको देखना पड़ेगा। सर यूएस के साथ हो रही है सर, हाँ, तो आप उसको देख सकते हैं, बिल्कुल देखना है आपको। तो अभी जितना भी मेरे तरफ से था, मैंने कोशिश करी है कि मैक्सिमम आपको दे सकूं। और इसके बाद पढ़ने को तो बहुत कुछ है, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, अगर आप पढ़ने का बोलेंगे तो पढ़ने का तो बहुत कुछ है। ठीक है, मगर मैं इधर ही अपने आपको स्टिक करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जितना भी रहा। और मेरा अब रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि आप प्रीवियस ईयर लगाइए, जामिया के भी लगाइए, उसमें देखिए जो मैंने आपको लॉजिक्स बताए, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करिए। ठीक है, एप्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एप्लीकेशन। ठीक है, आप उसको लगाइए और एप्लीकेशन करिए, फिर आपको डाउट जनरेट होगा तो आप उसको भी समझ पाएंगे कि
इमरान सर ने कैसा बताया था और हमें कैसे अप्रोच करना एग्जामिनेशन हॉल में। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप डायरेक्ट चलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत प्रॉब्लम आएगी। आपको ये लगेगा कि यार इमरान सर ने बताया, इधर तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करिए, इकोनॉमी में भी लगाइए, पॉलिटी में भी लगाइए, ज्योग्राफी में भी लगाइए, हिस्ट्री में भी, सब में लगेगा लॉजिक। ठीक है, ये लॉजिक है, मैं गेस नहीं बोलता, इसे कोई ट्रिक्स नहीं बोलता, एक बेसिक सर, अंडरस्टैंडिंग के बाद ही लगता है। इसको लगाइए, पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू में भी लगेगा, जामिया आरसी के पेपर में भी लगेगा, और जिसने लगाया हुआ कल बैठ के, तो वो उसने पाया होगा कि इससे बेनिफिट होगा। इसलिए हमने बोला कि अगर टोटल 30 सवाल आएंगे अगर इन दोनों सेक्शन से, तो होपफुली आप 15 सवाल तक निकाल लेंगे। बाकी आपकी मेहनत है, 40 सवाल तक जाएंगे तो आप कितना अपग्रेड करते हैं। तो हेलो कल जो टॉपिक्स है आज हम सर। उसके कुछ डाउट ले सकते हैं, आप बताइए। सर जो हाँ, आईआर बोलिए। है उसका सोर्स क्या, जी आईआर बोलिए। का सोर्स क्या रहेगा? बोले आईआर IR को का- किससे पढ़ना है? जी जी 365 ओके सर, उससे अवेलेबल करवा दूंगा आपको, ठीक है। सर पीटी 365 एक एक करके पूछेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगी किसी को। हाँ बोलिए नेक्स्ट। सर पीटी मोर देन इनफ है? पीटी 365 जी सर। मोर देन इनफ है। एक्सक्यूज मी सर, सर जिनके पास पीटी जी। 365 नहीं है उनको क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड करा दी जाएगी। सर ये फिर करवा देंगे थैंक यू सर सर, तो थैंक यू सो मच सर। पीटी 3 सर इमरान सर, हेलो इमरान सर। सर आप म्यूट हो सर। हेलो सर। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये इमरान पीटी सर, सर हिंदी में प्रोवाइड करा दीजिएगा। पीटी 365 सर, तो इमरान आपको सर। प्रोवाइड हो जाएगी। जी जी सर हिंदी में भी करा देना। जी जी बिल्कुल। सर ये पीटी 65 है, ये मैगजीन पढ़नी है या फिर इसकी कुछ कोई और बुक लेना? नहीं नहीं, पीटी 365 विजन की जो आती है ना, आपको केवल वो पढ़नी है। हाँ, मैगजीन जो मंथली मैगजीन आती है वही। मंथली तो एक अलग आती है, अगर कोई मंथली फॉलो कर रहा है तो मंथली भी करते रहिए, मगर ये इसकी जो कंपाइल आता है ना प्रीलिम्स के लिए, अच्छा, एनुअल वाली। वो मैं, हाँ एनुअल वाली वो बोल रहा हूँ मैं आपको। सर मतलब सब सब्जेक्ट में पढ़नी है या फिर ओनली जैसे पॉलिटी या इकोनॉमी में? मैं तो अपने दोनों सब्जेक्ट पढ़ाए, मैं उसी का बोलूँगा, और आप साइंस टेक के लिए भी देख सकते हैं, और बाकी जो सर पढ़ाएंगे सजेशन देंगे आप उनके करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। मेरी तरफ से तो पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए मैं बोलूँगा, खासतौर पे इकोनॉमी के लिए, कि पॉलिटी का तो मैंने बता दिया, जो मैंने टॉपिक सॉर्ट आउट करके दी ना उतना ही पढ़ना, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो परेशान हो जाएंगे आप लोग। ये ओनली करंट अफेयर के लिए है या फिर इससे बेसिक्स भी बनेगा? नहीं बेसिक्स तो नहीं बनेंगे, बेसिक्स तो स्टैंडर्ड बुक से ही बनेंगे आपके। जैसे लक्ष्मीकांत हो गया। हाँ, तो अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो ये, अब जैसे पॉलिटी में ना, पॉलिटी के अंदर आपका गवर्नेंस सेक्शन मैंने 365 से कवर किया है, गवर्नेंस वाला ज्यादातर। मैं चाहता हूँ गवर्नेंस के भी टॉपिक बन जाए आपसे, तो उसमें गवर्नेंस है नहीं लक्ष्मीकांत में, और मैं अगर कोई आपको बुक सजेस्ट कर दूँ इतनी बल्कि, तो आप पढ़ नहीं पाओगे, कोई मतलब नहीं है उसका। जी सर। हेलो इमरान ठीक है, सर। शुक्रिया। जी हाँ पूछिए। जी जी इमरान सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो पीटी 365 है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए है, ये यूपीएससी मेंस के लिए काफी है? इससे यूपीएससी मेंस के लिए इनफ है या और भी कुछ पढ़ना है? नहीं, यूपीएससी मेंस की प्रीलिम्स क्या पूछना चाह रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ। यूपीएससी मेंस में जो आईआर है पेपर 2 में। हाँ देखिए, यूपी अगर आप मंथली पढ़ेंगे ना, मंथली देखिए अभी क्या ये हाँ, प्रीलिम्स के उससे आई है, प्रीलिम्स से, ठीक है, फिर इसके मेंस आता है, ठीक है। मेंस का, ठीक अच्छा, है, मेंस मेंस का वाली विजन अलग आती है आईआर के मेंस लिए। की विजन की अलग आती है आईआर के लिए, ठीक है, तो आपको फिर उस टाइम पे ये देखना पड़ेगा। समझ गया, मतलब कहने का ये है कि वो काफी है और कोई स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए करंट के लिए मैं आपको 10 सोर्स बता दूं, कोई मतलब नहीं, आप हाँ, रिवीजन नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम चांस है, जैसे 10 आ रहा है, अगर किसी बुक से मेरे 8 हो जा रहा है तो मैं 10 जगह क्यों भागूं? प्रॉब्लम ये मार्केट में फ्लडेड है मटेरियल, आप फ्लडेड की तरफ मत भागिए। जो मैंने बताया ठीक है तो सर, ठीक है। विश्वास हेलो करिए। जी सर मेरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी
जी पॉलिटी में प्रॉब्लम है सर, मुझे क्या करना चाहिए? पॉलिटी मतलब वीक है बहुत ज्यादा। देखिए पॉलिटी में अगर आपका, हाँ सुनिए मेरी बात, जो मैंने थोड़ा तरीका बताया है, पहले तो लक्ष्मीकांत को जितना हो सके ना सुकून से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, रटिए मत। होता क्या, जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं ना, हमारा फोकस आर्टिकल पे होता है, आर्टिकल फैक्ट पे नहीं होना है, उसका समझना है। जैसे आप सपोज करिए कि उसने बोला है कि अगर हम किसी स्टेट का नाम बदलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट उस बिल को भेजेगा कहाँ? स्टेट में। क्यों भेजेगा? लॉजिक लगाइए, क्योंकि उस स्टेट का नाम बदला जा रहा है, तो उसकी भी राय लेना जरूरी है, मगर बाउंड नहीं है उस राय पे, क्योंकि अगर ऐसे तो सारे स्टेट मना कर देंगे कि साहब हमारा नाम मत बदलिए, हमारा नाम बदलिए। तो इस तरीके से सोचना है डे टू डे। जुडिशरी किस तरीके से, आर्टिकल 131 है, ठीक है, तो आपको हर चीज प्रैक्टिकल कॉज एंड इफेक्ट में पढ़ना है। जैसे सपोज करिए कि आप अच्छे से 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, 10 से 12 घंटे पढ़ाई करेंगे अच्छे से बैठ के, तो जाहिर सी बात है 6 घंटे प्रोडक्टिव पढ़ेंगे ना आप। अब ये इसी तरीके से आप अगर लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ेंगे, स्लोली, आपको जो फंडामेंटल राइट्स है आराम से सुकून से क्यों दिए गए ये फंडामेंटल राइट हमें, उसके बाद आपसे तो आपको बनेगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन क्या है, स्टेट क्या है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई स्टेट क्या क्या हो सकता है। स्टेट ये हो सकता है कि भाई जिससे एक इम्पैक्ट आए, जिससे हमारे राइट्स लिए जाएं या दिए जाएं। स्टेट जैसे BCCI था, उन्होंने क्या बोला कि एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट BCCI से सर्व हो रहा है, तो इसके तहत BCCI का पूरा केस सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। तो आप उसको समझिए, मेरा इन शॉर्ट कहना है, रटिए मत। अगर आप रटेंगे पॉलिटी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप समझिए, वीडियो लेक्चर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, पॉलिटी के लिए सर, पॉलिटी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। सर पॉलिटी के यूट्यूब से सिग्निफिकेशन ले सकते हैं सर, इसका समराइज जो यूट्यूब पे होता है। 1 मिनट प्लीज रिपीट कर देंगे, सॉरी सर। मेरा क्वेश्चन है कि लक्ष्मीकांत पढ़ने के साथ में इसका समरी यूट्यूब से देख सकते हैं? अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट नहीं है तो बिल्कुल देख सकते हैं। एक बार अगर बिल्कुल एक लेमन की तरह ना, अगर जैसे कुछ लोगों को नहीं समझ आता, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, अब उनको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसा क्या, हम तो पहली बार देश के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो एक बार देख सकते हैं। हाँ सर, मेरा एक और क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स को लेकर। आपने जो टॉपिक बताए थे सर में इकोनॉमिक्स के, वो मुझे 12th क्लास के NCERT में मिल रहे हैं, तो वहां से सफिशिएंट होगा करना? देखिए वहां से सफिशिएंट तो नहीं बोलूंगा, वहां से बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि करंट से कैसे लिंक करेंगे बताइए आप। तो सर इसके लिए और कौन सा होगा कोर्स, फिर कहाँ पे मिलेगा ये? नहीं, तो मैंने बोला ना कि आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक को एक फॉलो कर लें, क्योंकि जो उसमें लेटेस्ट चेंजेस आए ना, तो वो चेंजेस के साथ आप कवर कर लेंगे। या तो आप लेटेस्ट NCERT से पढ़ें। अब आप कौन सी NCERT से पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप 2016-17 का एडिशन पढ़ रहे हो, तो फिर रिस्क हो जाएगा ना। नहीं सर, वो तो ऑनलाइन देखा था मैंने। हाँ, तो ऑनलाइन पुराना एडिशन है मैक्सिमम। थैंक यू सर। तो इसलिए विवेक सिंह, जिसने मैंने बोला ना, विवेक सिंह हो गया, कोई भी जो पढ़ा है तो आप उससे देख लीजिए, उन्होंने करंट थोड़ा लिंक कर दिया, इसलिए मैंने सजेशन दिया था स्टैंडर्ड बुक का। हाँ बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार ही ना मेरे को इजराइल पे करंट फिर बन सकता है? देखिए इसमें मैपिंग बनेगी, जो इजराइल और जो मैंने बताया ना IR, इसमें मैपिंग आएगी। इजराइल और पैलेस्टाइन हो गया, ठीक है, सिनाई प्लासुला हो गया, उसके बाद गाजा हो गया, ठीक है, और हमास हो गया, ईरान हो गया, ये सब मैपिंग के थ्रू आएगा, मैप करवाया जाएगा आपको। इसको मैपिंग आप 365 देखोगे ना, वर्ल्ड मैप भी करना पड़ेगा। वर्ल्ड मैप बता दिया ना टॉपिक, आपको कौन सा करना है। जैसे वेस्ट एशिया बोल दिया है, ठीक है, यूरोप में वेस्ट एशिया देखना है आपको, अफ्रीका थोड़ा देखना है, जो रीजन में कू हुआ है, ठीक है, यहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है, आप 365 में देखोगे पता चल जाएगा, ज्यादा नहीं है उसके अंदर, मैं या तो हाईलाइट कर दूंगा। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए। इससे रिलेटेड क्या ए से आ सकता है
एज अ मतलब टेररिस्ट चांसेस है, नहीं वेस्ट एशिया से रिलेटेड ऐसे बन सकता है, बहुत 1% चांसेस है, क्योंकि आजकल फिलोसफिकल ऐसे आ रहा है, सर हेलो फिलोसफिकल सर। में चांसेस कम। हाँ, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे को स्टार्टिंग देने के लिए, एंडिंग देने के लिए, ये सब कर सकते हैं। ओके सर। सर ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरा तनवीर सर से एक सवाल था। सर मेरे को ना वो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो एक बार कौन इशू पर बोलिए। हाँ अच्छा। लास्ट ईयर भी ना मेरा स्कोर जीएस में अच्छा था, ऐसे में नहीं हो पाया, तो सर प्लीज अभी हमारे पास 1 महीना है, आप ऐसे करा दीजिए, पहले हम प्रैक्टिस कर लेंगे रोज आधा घंटा 1 घंटा, तो ऐसे अच्छा हो जाएगा हमारा। देखो ये गाइडेंस प्रोग्राम ऐसे के लिए तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने 2 सेशन ऐसे के लिए रखे हैं। आप लोग शेड्यूल को देखो, और वो टॉपर हैं ऐसे में, ठीक है। तो 2 दिन की सेशन है, उसको आप जरूर कवर कीजिएगा, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा उसमें। जो थैंक यू सर। इकोनॉमी में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्वेश्चन पूछा, मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ। उसमें इसका मकसद ये होता है, वैसे हम गाइडेंस दे रहे हैं, मगर ये क्वेश्चन कल भी आपने पूछा था, मैं इसको कर देता हूँ। कितना इन कैपिटल डालें, ठीक है, कितना कैपिटल डालें, उसके एफिशिएंसी पे कितना आउटपुट में चेंज आ रहा है, उसी को बोला जाता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। सपोज करिए अगर मैंने 1 रुपए डाला और मेरे 2 रुपए का कैपिटल आउटपुट आ रहा है, तो इसी को कितना पैसा डालने पे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, इसी को मोटा मोटा कैपिटल इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कहा जाएगा। आप गूगल कर लेंगे, बाकी तो और ज्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और हो जाएगी। सर ओवरऑल कट ऑफ आपने बोला, ओवरऑल डिपॉजिट फैसिलिटी बोला था सर। देखिए क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं एड्रेस कर पाऊंगा, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि उन्हें कल से पूछा था, अब इस पे हाँ बोलिए, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वाला कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद मैं डाउट नहीं ले पाऊंगा, सॉरी, इससे रिलेटेड। हाँ बोलिए। ये सर जो आपने बोला था कि जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पे सर। हाँ बोलिए बोलिए, समझा दीजिए। वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं इतना बता पाऊंगा। कोविड आया तो क्यों, सुनिए, नया टूल आया था, जिससे क्या हुआ था, मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा आ गई थी। लिक्विडिटी मतलब पैसा ज्यादा आ गया था, ठीक है। तो पैसा ज्यादा आने के कारण क्या, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, क्योंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ गया, क्योंकि इन्फ्लेशन कब बढ़ा, मतलब सप्लाई कम है, ठीक है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। तो उस एक्स्ट्रा मनी को मार्केट से वापस लाने के लिए आरबीआई ने जो नई स्कीम या टूल इस्तेमाल किया, उसको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहा गया, ठीक है। बाकी आप उसको समझाने जाऊंगा, 15 मिनट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा अभी, तो बस ये था इसका लिक्विडिटी को। थैंक यू सर। सर ओवरऑल कट ऑफ आपने बोला था, बताएंगे? जी जी, मैं आपको उसका जहां तक मुझे नॉलेज है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 40 से 45 था आपका जीएस का, फिर जो ऐसे था आपका 60 का, ठीक है, ऐसे 60 का था, उसमें एवरेज बच्चों का गया कितने 35 से लेके, एक मिनट, 35 से लेके 50 तक वेरी कराए। तो आपके पास पता है कहां चांसेस हैं, चांसेस यहां पर है जीएस में, जिसको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लेना है। अगर आप 55 से लेके 60 के बीच में आ गए ना, क्योंकि ऐसे का इन्होंने वेटेज एडिटिव रखा है, देखिए ऐसे का वेटेज नहीं बढ़ाया इन्होंने, यहां पर 100 मार्क्स कर दिए। अगर इधर आप किसी बच्चे ने 60 ले आया और अगर वो 40 भी ले आता है, तो उसका 100 श्योर शॉर्ट हो जाएगा कि उसका हो जाएगा। और यहां अगर आप बाउंड्री पे खड़े हैं, तो आप यहां वल्नरेबल हो गए ऐसे में, क्योंकि ऐसे में गैप 10-15 का रहेगा, मगर यहां से 10-15 का गैप आप उसको फिलअप कर सकते हैं। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ऐसे आपके हाथ में नहीं है किसके पास जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप कैसा थॉट, अब जैसे किसी बच्चे ने कहा अभी स्टूडेंट ने कि सर हम ऐसे कैसे डेवलप कर पाएंगे, बिल्कुल सही बोला है क्वेश्चन, क्योंकि 1 महीने में आपको 0 से हीरो नहीं हो पाएंगे ना। अगर आप यहाँ पर 50 to 60 मार्क्स आप इधर स्कोर कर रहे थे, देखिए एक बच्चा स्कोर कर रहा है कितना, 40 से 45, आप कहाँ कितने की रेंज लेना, देखिए मिनिमम कितने की रेंज आ रही है, 15 मार्क्स की आ रही है, 15 मार्क्स की यहाँ पर रेंज है। ऐसे में मैंने क्या बोला, क्या रेंज आ रही है, 35 से लेके 50 तक की रेंज, ठीक है।
अब अगर इस रेंज को यहां से आपको फिलअप करना है तो आप यहां फिलअप करने की कोशिश करिए, आपका श्योर इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। तो या तो फिर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, इधर आप 45 भी ला रहे हो और यहाँ आप 45 लिया होगा तो 90 इधर से लिया हो, मगर वो एक्सेप्शन केस है। आप पहली बार इंटरव्यू में भी कुछ एवरेज मार्किंग है? इंटरव्यू का उस टाइम में हम बात कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो इंटरव्यू का आएगा 40 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो उस टाइम पे हम देख लेंगे।